You have a very very busy schedule, I am aware of that, but that is what the task is. घर पे बैठे रह के पढ़ाई नहीं होता है. कौन कर रहा है? सबका लाइफ टफ है बॉस. सब जिम जा रहे हैं, सब गेम्स खेल रहे हैं, सब वेयर हाउस कैफे जा रहे हैं, सब कर रहा है. द ट्रिक इज द बैलेंस. पढ़ाई के साथ करना होगा. सिर्फ पढ़ाई मत करिए, सिर्फ वो भी मत करिए. इट हैज़ टू बी द परफेक्ट मिक्सचर. हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग आउट एंजॉइंग योर लाइफ? हु इज ओनली टेलिंग कि जस्ट स्टडी? पर अगर आप मर्ज कर देंगे ना तो फिर आपको कोई बोलेगा नहीं कुछ. ये चीज़ मेरे साथ हुआ है. आई वॉज अ लॉट इन टू रोइंग व्हेन आई वॉज इन स्कूल. उस टाइम पे मैं भी इंटरेक्ट में बहुत था, तो फेस्ट होते थे हमारे. सो आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड था, वो सिर्फ इंटरेक्ट और ये करता था, उसको गाली पड़ता था. और क्लास में असेंबली में हमको बुला के बोलता था ये देखो ऑलराउंडर है. कारण ही कि हम पढ़ाई भी कर लेते थे. सो दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट. नो बडी, आई एम टेलिंग यू, आई विल बैट फॉर यू, फॉर योर पेरेंट्स, कि अगर आपको कोई चीज़ मना हो आप पढ़ाई भी करो ना. आई विल पर्सनली कॉल देम एंड से कि हाँ प्लीज गिव देम परमिशन टू गो आउट, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ हियर. थोड़ा आपको पढ़ाई में एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा. बोलिए. पास कर दीजिए ना. तो कृषि 11 नहीं है. हर क्लास से आप आते भी देखिए, एक हफ्ते बाद है ना, सैटरडे संडे करते हैं. जैसे लास्ट वीक तो आप वीकडे नहीं आ पाए. एक हफ्ते में आपको 15 मिनट नहीं मिल रहा है. 15 मिनट्स लगता है रिवीजन करने में. 15 मिनट्स. बस इलास्टिसिटी भैया क्या बोले थे, चल देख लेते हैं एक बार. दैट्स इट. आई एम नॉट टेलिंग यू टू कम एंड लर्न एवरीथिंग. इलास्टिसिटी का मीनिंग था डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट, जिसके 3 पार्ट्स में हमने तोड़ा था. प्राइस, इनकम एंड क्रॉस प्राइस. The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in price is price elasticity. The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in income is income elasticity. The degree of responsiveness of one commodity due to a change in price of another commodity is cross price elasticity. मेजर फोकस प्राइस इलास्टिसिटी पे ही था. आपने नोटिस अगर किया हो चैप्टर का, 5 मैग्नीट्यूड या 5 थप्पड़ मारे थे मैंने, तो 5 अलग रिस्पॉन्स आए थे. तो अंकित को जब मैंने मारा था, अंकित ने कुछ नहीं बोला था, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है. लेकिन अगर मैंने अंशुमन को मारा और उसने मेरा गर्दन काट दिया, वो परफेक्टली इलास्टिक था. विति को जब मैंने मारा 60 किलोमीटर की स्पीड में, उसने मेरे को 65 की स्पीड में मारा. रिलेटिवली इलास्टिक. जहाँ रिस्पॉन्स रीजन से ज़्यादा आए, जहाँ दिशा को मैंने 60 किलोमीटर की स्पीड में मारा, उसने मेरे को 55 की स्पीड में वापस मारा. रिलेटिवली इनइलास्टिक हो गया. वहीं पलक को मैंने 60 किलोमीटर की स्पीड में मारा, 60 पे वापस रिस्पॉन्स आया. यूनिटरी इलास्टिक. डायग्राम्स बता पाएंगे अंकित, परफेक्टली इनइलास्टिक को कैसे दिखाते हैं अपने? वेरी गुड. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट सर. रेक्टेंगुलर हाइपरबोली किसका था? यूनिटरी. इक्वल का. रिमेंबर द एरिया विल ऑलवेज बी द सेम. एंड relatively elastic was flatter, relatively inelastic was steeper but downward sloping. 5 curves that he had studied. Then we moved on to how to नहीं factors influencing. एक पूरा क्लास लगा था इसमें, हमको याद है. Factors affecting elasticity. Remember 9 points. Substitute है तो इलास्टिक है, नहीं है तो उतना इलास्टिक नहीं है. नंबर ऑफ यूजेस है तो इलास्टिक है, नहीं है तो उतना इलास्टिक नहीं है. पेरिशेबल है तो इनइलास्टिक है, ड्यूरेबल है तो इलास्टिक है, नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक है, लग्जरी है तो इलास्टिक है. प्राइस रेंज, बहुत महंगा बहुत सस्ता, इनइलास्टिक है. बहुत अमीर लोग बहुत गरीब लोग, इनइलास्टिक है. मिड रेंज प्राइस एंड मिडिल इनकम पीपल आर रिलेटिवली इलास्टिक. देन वी ऑल्सो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. ये 9 पॉइंट थे, 9 में से कोई भी हमसे पूछा जा सकता है. Then we went on to measure elasticity. अंशुमन 3 methods to measure elasticity. वो तो 2 arc and geometric में arc and point. टोटल में परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक. परसेंटेज का फॉर्मूला था चेंज, परसेंटेज चेंज इन QD
और एक फाइनल फॉर्मूला निकाले थे, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। टोटल एक्सपेंडिचर का जब आपने बात किया था तो उसका एक रिलेशनशिप था, अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इनइलास्टिक है, अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो भी इलास्टिक है। सेम डायरेक्शन इनइलास्टिक, इनवर्स डायरेक्शन इलास्टिक। नो चेंज इन टीई यूनिटरी। ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला था लोअर बाय अपर, याद है? लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट, ए बी बाय ओ बी करके अपने किए थे, तो वो वाला चीज का ये पार्ट था। लीनियर रहा तो ठीक है, नॉन लीनियर रहा तो टेंजेंट बना देते थे। ये सब हो चुका है, समझ रहे हैं? ये सब खत्म करिए अब। एक एक चीज को दो दो तीन तीन बार करके कोई फायदा ही नहीं है। मतलब आपका प्रिपरेशन अभी ऐसा होना चाहिए कि डिमांड हुआ है ना, स्टेपल कर दो आप। अब मेरे को जीवन में आप कोई भी टर्म में कभी भी पूछिए, हम आपको डिमांड का सारा आंसर दे सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अभी याद है अक्टूबर में हम भूल जाएं, क्योंकि ये तो नहीं है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सिलेबस। अभी क्या पढ़ रहे हो? अप्रैल महीना में क्या पढ़ रहे हो? मार्च में बोर्ड है, पहला क्वेश्चन डिमांड से आएगा। ये नहीं था 11th में, ऐसा नहीं होता था, याद है ना? फर्स्ट टर्म का सिलेबस फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म में हटा दिया आधा चैप्टर, खाली थर्ड टर्म सिलेबस। तो अभी पूरा बुक आएगा और पहला चैप्टर से ही मेन फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू फिनिश समथिंग एंड जस्ट कीप इट असाइड। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन टच विद दैट, कॉन्स्टेंटली कीप रिवाइजिंग एज इफ वी हैव डन इट कंप्लीटली। तो वो क्या होगा, हर बार 20 पन्ना का किताब पढ़ेंगे, वो रनिंग नोट्स को बस देखना है, शॉर्ट समरी है वो, कि अच्छा अच्छा ये हेडिंग था, इसमें ये था, ये हम लोग लिखे थे शॉर्ट वे में एकदम। क्वेश्चन आंसर का तो नोट्स आपको मैं दे ही चुका हूँ, डिमांड का एटलीस्ट, इलास्टिसिटी का दिया हूँ कि नहीं पता, पर डिमांड का मैं आपको दे ही चुका हूँ कि आंसर कैसे लिखना है। ये जो है आपका रनिंग नोट्स है, ये आपके रिवीजन के लिए काम आएगा, बस ये ही पढ़ के आना और कुछ नहीं करना। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपका पहला क्लास होना चाहिए नया चैप्टर का। बताइए ना सर, हमको बताइए। बचा हुआ है, एक बार होल्ड पे रखिए, आज ये स्टार्ट करते हैं। कल का क्लास में पहले वो ख़त्म कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले आज ये स्टार्ट कर देते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जी बहुत जल्दी आ गए सर, कहाँ थे? सो रहे थे। सो देखिए, अगर आप नंबर ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से देखें, आपका पहला चैप्टर जो है वो माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बुक में फर्स्ट चैप्टर आपका पार्ट ही नहीं है सिलेबस का। आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड है। उम्मीद करता हूँ ये आपको आता है। मैंने थर्ड पढ़ाया नहीं बुक के हिसाब से, मैं फोर्थ पर गया, इलास्टिसिटी। तो इसीलिए क्या है, आपने नोटिस किया होगा डिमांड का ही इलास्टिसिटी था, तो इसीलिए मैंने 2 के बाद 4 किया। अभी थर्ड पे वापस आ रहा हूँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, लगभग 4 क्लास लगेगा, बड़ा चैप्टर है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है अगर आप मेरे से पूछें। डिमांड और इलास्टिसिटी ना, चाहे जैसा भी है, लर्न बहुत करना है, कंसेप्चुअल है, पर इजी है, रिलेटेबल है। मान लीजिए, मतलब इट्स अ नॉट समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा है, यहाँ से आपका स्टैंडर्ड थोड़ा इको का बढ़ जाता है। अभी तक जो था वो क्लास 10 का बच्चा भी है ना, जो आईएससी इको में, अगर आपका 10 में इको था, किसी का था क्या 10वीं में इको? सर सेम रहा होगा अभी तक। डिमांड और इलास्टिसिटी में जो क्लास 10 के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए वो आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो 1-2 साल के बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको पता चल रहा है। 10 में डिटेल में नहीं पढ़े थे क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं था, पर कॉन्सेप्ट वही था। अभी ये जो यहाँ से जो चैप्टर शुरू होंगे और बीच में एक सप्लाई भी आएगा जो सेम रहेगा, पर उसको छोड़कर प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट,
इसमें थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा रहेगा। तो पहले बात करते हैं चैप्टर का डिमांड क्या है, मतलब ये चैप्टर बोलता क्या है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज अ कंज्यूमर? एनीबडी हु इज बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूजिंग इट। द पर्सन हु इज एक्चुअली कंज्यूमिंग इट इज द कंज्यूमर, नॉट द कस्टमर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी आपके लिए सब्जी लेके आती हैं, खा आप रहे हैं, हमारे लिए रेलेवेंट आप हैं। जो खरीद रहा है वो कस्टमर होता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, यूज करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब, ये बहुत बार शब्द यूज होगा, आज यूज हो रहा है, लगभग पकड़ लीजिए 2 महीना बाद आप मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके 2 महीने के अंदर आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके बाद आप नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके बाद आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट बजट का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो ये शब्द के साथ दोस्ती कर लेना आज हमको लगता है ज़रूरी है। An equilibrium refers to a state of rest, a state of rest where nothing needs to be increased, nothing needs to be decreased. An ideal situation where no need of change, that is equilibrium. थोड़ा ज्ञान का बात कर सकते हैं, ज्ञान मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल। इक्विलिब्रियम माइथोलॉजिकल टर्म्स में मोक्ष को बोलते हैं। मतलब इन आदमी क्या, जैसे हिंदू मैथोलॉजी का अगर ज्ञान ले, लॉजिक क्या है, आदमी मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है। कब तक चलता रहता है? जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाता। भगवद गीता पढ़े हैं, सुने हैं, यही ज्ञान लिखा रहता है। तो हमको लगता है इकोनॉमिक्स इज नो डिफरेंस, इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन अदर एस्पेक्ट्स। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर हमको कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आइडियल है। अब आपके मन में आएगा कि ये ऐसा क्या डिस्कशन है जो हम लोगों को भगवद गीता से आप कंपैरिजन करा रहे हैं। आई थिंक ये हर एक कंज्यूमर की दुविधा है। आई डोंट नो वेदर यू आर फूडी इनफ और नॉट, बट most people who are very interested in food have two issues. Either after ordering they say this statement, यार ये वाला फालतू में मंगा लिया, ये ज़्यादा हो गया। अब मंगा लिए हैं तो चलो आपका प्लेट में डाल दिया, आपका प्लेट में डाल दिया, आपका प्लेट में डाल दिया, तो भी भैया पैक कर दो, ठूस ठास के खाना पड़ता है। पर खाते ही आप रियलाइज़ करते हैं इसका ज़रूरत नहीं था। Either you over order or sitting in a restaurant you order something and that is such amazing and you think यार ये वाला ज़्यादा मंगाना चाहिए था, ये वाला नहीं मंगाना चाहिए था। Either you over order or you under order. तो I can't teach you how to order in a restaurant। देखिए ये तो इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव नहीं होगा, वो तो मास्टर शेफ में जाना पड़ेगा शायद। बट अगर आप मेरे से पूछे कि ये चैप्टर के बाद आपको क्या सीखने को मिल सकता है जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, इज यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। आप एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बन सकते हैं कि जब भी आप कुछ परचेज करेंगे तो आप कुछ सोच कर करेंगे। सो जैसे मेरा अगर आप पूछे ना वृत्ति, दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलवेज आस्क्ड। सो आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 years नाउ, 10-12 साल हो गए एक्चुअली। उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ बच्चा ना अभी ज्वाइन किया, मान लीजिए अप्रैल में, कोई बच्चा अक्टूबर तक चलाएगा, कोई बच्चा मार्च तक चलेगा, कोई बच्चा दिसंबर में छोड़ देगा, कुछ बच्चा अगले दिन ही ग्रुप छोड़ देगा। रीज़न क्या है? हम सोचते थे देखिए पढ़ा तो हम सबको सेम ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कृषि का कान में कुछ अलग बोलते हैं, आपका कान में अलग बोलते हैं। बट कृषि बोल रहे कि नहीं हम दिसंबर तक पढ़ेंगे, अंशुमन बोल रहा हम अक्टूबर में छोड़ेंगे। सो एज अ टीचर ना इनको फ्रस्ट्रेट करता था कि क्या कारण है। देन आई रियलाइज कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही कारण है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब समझते हैं, द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज व्हाट यूटिलिटी इज। अच्छा पहले क्लियर करते हैं, यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस। A commodity that can be utterly rubbish can give immense utility. For example, let's say somebody is a drug addict. मतलब is it a useful product? But if he is a drug addict, the utility, the satisfaction that an alcoholic will get, maybe he is going to die after that drink, but the satisfaction that he will get will be tremendous. है ना? तो we are not looking at how useful or nice the product is,
whether that commodity has the satisfaction fulfillment capability. ट्रू फॉल्स सर, आपका ये बैग बढ़िया लग रहा है, प्यूमा का है, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? स्कूल लेके जाते हैं, ट्यूशन भी ला रहे हैं, जिम वगैरह भी कभी ले जाते होंगे? नहीं, स्कूल ट्यूशन काफ़ी यूटिलिटी दे रहा है। हम अगर यही सेम बैग लें, वेस्ट ऑफ मनी है मेरे लिए, नॉट बिकॉज दिस बैग इज बैड और बैड लुकिंग। हम कहाँ पहन के बैग पहन के घूमेंगे? So is it because that the product is bad I am not buying it, or it is that this product is not going to give utility to me? मेरे को वो यूटिलिटी नहीं देगा, है ना? तो मे भी ऐसा हो सकता है जो हम बिलीव करते हैं दैट आई एम अ वेरी गुड टीचर, बट अंशुमन ने सेइंग यार मेरा अक्टूबर में सिलेबस हो जाएगा, हमको मॉक टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको नहीं लगता भैया को जो हम 2000 रुपया दे रहे हैं वो वर्थ है। इज इट बिकॉज दैट I am not teaching after October? I am, but he is saying कि हमको उतने का फायदा मिलेगा ही नहीं, so that is why I want to discontinue. मान लीजिए कृषि बोल रही है नहीं हमको तो मार्च तक जाना है, क्यों? क्योंकि हमको डाउट्स आ सकते हैं, हमको मॉक टेस्ट देना है, लास्ट मिनट में मेरा डाउट आ गया, हमको कौन बचाएगा? हमको तो लास्ट तक जाना है। तो जो आदमी को जैसा यूटिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा वो वैसा कंजम्पशन करेगा। कोई आदमी अगला दिन ही छोड़ देगा। हम पूछे, पता है, बिलीव नहीं करेंगे, हम नाम नहीं ले सकते, हम पूछे अभी बच्चा से आप ट्यूशन क्यों छोड़ रहे हैं? बोला भैया ऑनेस्टली बोल सकते हैं। हम बोले बोलिए। आप अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हम बोले ये तो अच्छा बात है। बोलते नहीं हमको अभी पढ़ने में मन नहीं है। रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू दिस दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड राइट नाउ नॉट इन पुटिंग एफर्ट, कम्युनिकेट दैट टू मी, आई विल नॉट गेट बिहाइंड यू, मैं नहीं लगूंगा आपके पीछे। तो वो बोला कि भैया हमको नहीं, अभी हमको लगता है 6-8 महीना हम अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, दैट्स हिज डिसीजन एंड अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, अभी हमको नहीं लगता हम इतना एफर्ट दे सकते। ठीक है, तो आप रिलैक्स करो कुछ दिन। आदमी को क्या चाहिए वो तो आप ही को पता है ना, आपका क्या गोल है। हम क्लियर कट बात है, सोच कर देखिए अंशुमान, हम जिनके बारे में बता रहे हैं हमको पहले ही बोल चुके हैं मेरा गोल भवानीपुर है, और वो भी क्या, हम भवानीपुर स्कूल से हैं। तो अगर हम भवानीपुर स्कूल से हैं, हमको भवानीपुर ही जाना, हमको 40% चाहिए, हमको क्यों मेहनत करना है? अगर पॉसिबल होगा भैया अक्टूबर में अगर आपके पास जगह हुआ हमको बुला लीजिएगा, 40 मार्क्स दिला दीजिएगा, हम तब आ जाएंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड अ वेरी क्लियर अप्रोच। सही गलत का बात नहीं पता मेरे को कि वो लाइफ में वो सही डिसीजन है कि नहीं है, पर उसका डिसीजन है और वो क्लियरिटी ऑफ थॉट है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी, द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी आपको कितना सेटिस्फैक्शन देने की क्षमता रखता है, दैट इज बेसिकली यूटिलिटी। जहां पर यूटिलिटी की लड़ाई में दो लोगों के बीच में या दो स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवीजन हुआ। एक जिन्होंने बोला कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी और दूसरा उन्होंने बोला ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है दिशा, अगर अपना भाषा में बोले? आपको हम क्लास 12 का बात बताते हैं, जब हम पढ़ के गए थे मेरे टीचर से पूछा, हमको झाड़ पड़ गया स्कूल में, हम स्कूल में बोले कि व्हाट इज़ यूटिलिटी, हम वो मतलब उस टाइम पे स्कूल में हम हिंदी में आंसर कर दिए होंगे शायद, इसीलिए हम बोले कितना मज़ा आया, विच इज़ नथिंग बट यूटिलिटी इफ यू आस्क मी। 3 इडियट्स का वो सीन याद है आपको? वो आमिर खान बैठा है और वो हंस रहा है, बोलता है क्या हुआ? बोला बहुत मज़ा आ रहा है, इतने साल से सोचा था इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ूंगा और बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। तो उसको बोलता है ठीक है उसका डेफिनेशन बताओ। क्या? बुक्स का? नहीं, मशीन का। बोलता है मेरा जो भी काम आसान कर दे वही मशीन है, विच इज़ नॉट अ रॉन्ग डेफिनेशन, बट वो किताबी नहीं था। अगर आप मेरे से पूछे यूटिलिटी का मतलब क्या है ना, मेरे को कितना मज़ा आ रहा है, इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सर वुड यू बी विलिंग टू पे 3 लाख रुपीज़, बिकॉज आई नो यू वुड, फॉर अ टुमारोलैंड फेस्टिवल, बिकॉज वी हैड दिस डिस्कशन अर्लियर। सो उनको मिल रहा है यूटिलिटी। जस्ट गो एंड से दिस टू माई डैड, ही विल लाफ एट योर फेस, बिकॉज ही डन दैट टू मी। यूट्यूब पे स्ट्रीम होता है, घर पे बैठे बैठे देख सकते हो। 3 लाख देखिए, तुम गाना सुनने जा रहा है, पागल है क्या?
Does that mean that they are bad DJs or my music taste is bad? No, it doesn't give him utility. वो यूटिलिटी उनको नहीं मिलता उससे. जो आपको यूटिलिटी जिस चीज से मिलेगा वो आपका पर्सपेक्टिव है, मेरे को जिससे यूटिलिटी मिलेगा वो मेरा पर्सपेक्टिव है. प्रॉब्लम कहाँ है जानते हैं? इस थॉट प्रोसेस में जो बोलते हैं कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है. सो ये ट्रेडिशनल अप्रोच टू यूटिलिटी बोला जाता है. जो यूटिलिटी का मतलब बोल लीजिए, जो जिन्होंने डिफाइन किया यूटिलिटी को, जिनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल. कौन सा डेफिनेशन दिए थे ये? वेलफेयर डेफिनेशन. इन्होंने कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी का बोल लीजिए, मतलब फादर ऑफ कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी का अगर कोई किताब हो तो यही उनको मिलेगा. प्रॉब्लम यह है कि none of the modern economists will agree to this. So it's like saying अभी क्लास में बैठ के श्रेयांशी कितना रुपए का मजा आ रहा है? हाँ, सोच के बताना है. 100 रुपए का मजा आ रहा है. ये देखिए प्रॉब्लम है क्या, समझ रहे हैं? मानना पड़ेगा, हाँ मजा आ रहा है 100 रुपए का. थर्मामीटर तो है नहीं कि हम आपके मुंह में डाले, अच्छा हाँ 100 का तो मजा आ ही रहा है, ठीक बोल रही है, सच बोल रही है. That is not possible. You can't verify that. पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपने ना इसको यूज किया है, आपने भी मापा है. Have you ever not come across this statement in your life or used this statement where you have said, यार 5,000 का है, महंगा है, पर पाई पाई पैसा वसूल है. What does that really mean? मेरे को I just want an economic answer. कि 5,000 का मजा तो आया है. अभी कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, वो ड्रोन का शो हुआ था ना केकेआर वाला मैच में. गए थे आप लोग? कोई गया था मैच देखने? आप गए थे ट्यूशन बंद करके, है ना? घर पे बोला ट्यूशन जा रहा है, पता है? तो ड्रोन वाला जो चीज था वो लिखा, पता है? हम बोले थे हम ये यूज करेंगे क्लास में, फुल पैसा वसूल. मतलब क्या है इसका बता सकते हैं? ठीक है, पैसा वसूल तो समझ रहे हैं हम, पर अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, जितना पैसा दिए हैं उतना मजा मिला है. You have uttered these words, it's expensive but it's worth it. You have uttered the opposite of it. सस्ता है तो क्या हुआ, है तो बेकार, क्या करें लेकर. It's not justifying the price. I'm sure you have made such decisions where you've said यार ये तो बहुत महंगा है, पर तो भी ले ले भाई, ये काम आएगा. यूटिलिटी हैज बीन मेजर्ड. प्रूव नहीं कर पाए हैं आप. तो कार्डिनली जब आप नंबर्स में मेजर करना चाहते हैं ना यूटिलिटी को, जैसे आपके घर में कभी ये सब शब्द यूज किए गए हैं क्या द्विता? अरे क्या 1 लाख रुपए का बात बोला है. जैसे हम लोग के घर में बहुत कॉमन बात है, जब कोई बहुत बढ़िया बात बोलता है ना तो बोलता है यार 5 लाख रुपए का बात बोला है तुम तो, है ना? 100% का बात है. मतलब समझते, कोई बात 100% का या 5 लाख का हो सकता है क्या? या कभी घर पे आई होप ये नहीं बोला जाता हो, हाँ 2 कौड़ी का आदमी है. पर हिंदी पिक्चर उच्चर में तो सुने ही होंगे, या KRK को फॉलो करते हो अगर, 2 रुपीज पर्सन, वो ऐसे ही बोलता था. तो होता है क्या आदमी 2 रुपया का? पैसा में तो नहीं मापा जा सकता इंसान का लाइफ को या इंसान को. तो एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि आप माप सकते हैं. दैट अप्रोच इज कॉल्ड द कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी. अगर आप मेरे से पूछे एज योर इको टीचर and a person who's always been an economist enthusiast, I don't agree to this approach, but there is a very big reason that we still study this, because somewhere it's true. You know, it's like God है, ये सब बिलीव करते हैं, मतलब unless you're an atheist, पर उसका प्रूविंग नहीं कर पाएंगे आप. तो कहीं ना कहीं nobody denies the existence of God, बट अगर बोला जाए अब भी बुलाओ हनुमान जी को, वो आप नहीं कर पाएंगे, है ना? प्रूविंग विल बी दैट इशू. सो क्या यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड? द आंसर इज यस. कैन इट बी प्रूव्ड? द आंसर इज नो. सो जब आप यूटिलिटी को एक न्यूमेरिक टर्म दे रहे हैं, जैसे एक ही बच्चा अच्छा खाना खा के आया आज, छोला भटूरा. सर घर पे खाए थे? घर पे बना था कि बाहर से आया था? घर पे. टेल मी, यू विल बी एबल टू मेजर इट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वुड गिव फॉर दैट छोला भटूरा if you were actually buying it from somewhere else? How much were you willing to pay?
300 रुपया देते भैया, हाँ या ना, वो छोला भटूरा खा के आपको 300 रुपये का मजा आया। थिंक अबाउट इट, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज दिस। इफ यू आर सेइंग कि हम आई कैन गिव दिस, मेरे घर में तो हमेशा ही जब मेरी वाइफ या मेरी मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाती है ना, मेरा पहला थॉट क्या होता है, यार हम लोग इसको बेचते क्यों नहीं है, वाई आर वी नॉट सेलिंग दिस, वाई शुड डू दिस कमर्शियली। लोग 500 रुपया देने के लिए भी रेडी होगा। मेरा बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो गया, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं किया, हम बोले थे हम खाली एक तो मीट का दुकान खोलेंगे, मटन आइटम्स। अब प्रॉब्लम क्या है, बंगाल में तो बंगाली लोग पंजाबी लोग खा लेगा, पर जिनके पास पैसा है वो मटन खाते नहीं है, मारवाड़ी लोग, तो चलेगा नहीं, है ना। जो खर्चने वाले लोग हैं वो मटन खा नहीं रहे हैं, तो अब क्या करते, फ्लॉप ही होना था। और जितने लोग खा रहे हैं वो माइनॉरिटी हैं। नॉन वेजिटेरियंस में भी मटन बहुत कम खाया जाता है, पर जिसको शौक है वो 100% खरीदता। अगर आप मटन लवर है, मीट लवर है, आपको पता होगा। तो एक बार बिरयानी बना था, हम पहले ही बोलते ये आदमी ये बिरयानी का 1000 रुपया भी दे देगा। इतना क्यों, मीनिंग क्या है उसका, कि हमको आज ये खा के 1000 रुपये का मजा मिला। हो सकता है अद्वितीय वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन मटन वटन खाते हैं, तो आपको हो सकता है 2 रुपये का भी अच्छा नहीं लगे, एक मुंह में बाइट डाले और थूक दें आप। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिरयानी खराब है, आपको उससे यूटिलिटी नहीं आया। आया भी तो आपको 1000 का नहीं आया, कुछ कम का आ गया। बस वो नंबर जब आप दे रहे हैं इज यूटिलिटी कार्डिनल। ये बेटर क्यों है जानते हैं, ये क्या बोलता है, यार ये नहीं बोल सकते कि ये बिरयानी खा के या ये खाना खा के हमको इतना का मजा मिला। हम ये बोल सकते हैं कि ये बिरयानी दूसरी बिरयानी से बेटर है। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट वुड बी अ प्रेफरेंस। यू कैन नॉट से कृषि की भैया क्लास में बैठ के हमको 2500 रुपये का मजा आ रहा है, पर आप ये बोल सकते हैं कि भैया की क्लास बेटर या वर्स है दूसरे टीचर से। आई एम गेटिंग मोर यूटिलिटी और लेस यूटिलिटी रिलेटिवली from the other product, but exactly by how much, ordinal doesn't agree to that. So the two school of thoughts, here it was Alfred Marshall, here this was Mr. J.B. Say and very famous Mr. Hicks। ये दो अलग आदमी, ये इनकी अप्रोचेज हैं। कई बार बोर्ड क्वेश्चन था, 2008 का था या 9 का था, मेरे 1 साल बाद का था या मेरा ईयर में था। They didn't say ordinal approach, they said Hicksian approach। बच्चों को पता ही नहीं था कि Hicksian approach क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम है। हिक्स इज द पर्सन, उनका अप्रोच था Hicksian। सो या तो जेबी से या तो हिक्स। भैया नाम रेलेवेंट है, आज तक तो देखिए नहीं पूछा है, पर एक बार वो हिक्स वाला पूछ लिया था कि कौन दिया था, ऐसा नहीं पूछता। पर आपका कंप्लीट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कार्डिनल अप्रोच कौन क्रिएट किया है और ऑर्डिनल अप्रोच कौन क्रिएट किया है। सो आज का टारगेट क्या है कृषि, समझ रहे हैं? आज का टारगेट ये है कि आपको डिसाइड करना है कि भैया का ट्यूशन कब छोड़ना है। विच मंथ शुड बी योर लास्ट मंथ, वेदर इट इज दिस मंथ, वेदर इट इज डिसम्बर, और वेदर इट इज द बोर्ड डेट। जैसे आप मालूम है इस बार 31 मार्च को अकाउंट्स एग्जाम था सीबीएसई का, बहुत आइकॉनिक डे पे था, ईयर एंड पे। 30th मार्च तक वी हैड रिटेन्ड अबाउट 18 स्टूडेंट्स। 180 का बैच बना था, 18 स्टूडेंट रहा। अब ऑब्वियसली उसमें आईएससी का 17 को ही खत्म हो गया था, पर वो 18 बच्चा क्यों रहा है जानते हैं? कि लास्ट मोमेंट रिवीजन करना होगा, हमसे खुद से नहीं हो पाएगा, भैया करा देंगे। तो फिर वो हमारी 6 घंटे वाली क्लासेस होती हैं उस टाइम। अब आपका सिलेबस अगर हो जाए ना, तो हम खुद आपको बोलेंगे कि आप ट्यूशन जनवरी या दिसंबर में डिसकंटिन्यू कर दें। रिमेंबर आई हैड टोल्ड इन दिस बैच और सम बैच आई डोंट नो, अ टीचर इज समवन हु शुड बी प्रोग्रेसिवली अननेसेसरी। मेरा काम आपका हाथ पकड़ के बोर्ड में बैठाना नहीं है। अगर वो है, आई माइट बी अ गुड बिजनेसमैन दैट यू आर कमिंग टिल मार्च, बट नॉट अ गुड टीचर। अगर मैं अपना काम ढंग से करूं ना, सच बोलूं, आपको ट्यूशन तो अक्टूबर में ही छोड़ देना चाहिए। अगर मैं ढंग से काम करूं अपना, आपको सिलेबस अक्टूबर में मैं खत्म करा देता हूं। नवंबर दिसंबर इज डाउट्स, जैन इज मॉक टेस्ट, फेब तो मैं खुद बोलता हूं भाई घर पे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ट्यूशन आके टाइम मत वेस्ट करो।
मैं खुद बोलता हूं ये बात। बट अगर मैं वही बोल रहा हूं, अगर मेरा काम क्या आपको पढ़ाना, अगर वो मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करना, अगर मैं अच्छे से एक ही बार में कराऊं, एक बार में, तो उसके बाद तो फिर नहीं लगना चाहिए ना मेरा नीट। तो मान लो वृत्ति को ऐसा पढ़ाया अक्टूबर तक कि वृत्ति का डाउट ही नहीं उठ रहा है कोई, मतलब वो टफेस्ट टू टफेस्ट पेपर देख रही बोल रहे हाँ छी हटाओ। हमको नहीं लगता वृत्ति आपको 2000 रुपया देके इधर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अगर हम पढ़ाएंगे भी आपको यूटिलिटी जरूर मिलेगा, पर शायद 2000 वर्थ नहीं मिलेगा। क्या आपको यहां की कुछ सीखने मिलेगा? 100%, बट नॉट वर्थ द अमाउंट दैट यू आर पेइंग। सो ये डिसीजन आज आपको लेना है। आज से जब भी आप खरीदें कुछ भी, ट्राई करिएगा कि उससे कितना का यूटिलिटी आपको डिराइव हो रहा है, आप कैलकुलेट करें। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अच्छा रेस्टोरेंट में बैठे हैं 5 रुपया, ठीक है, ये वाला थोड़ा कम आया, ठीक है, नमक ज़्यादा है इसमें कम आया, डिफ़िकल्ट होगा। पर मैं बोल रहा हूँ ऑन एन एवरेज, है ना। कौन कोई तो आप नहीं थे, कोई मेरे को बोल रहा था भैया आप क्यों नहीं ले लेते आईफोन। आई रिमेंबर हैविंग दिस डिस्कशन, और मैं जेन्युइनली बोलूँ आपको, नॉट बोस्टिंग और एनीथिंग, पैसा के लिए नहीं ले रहा हूँ। अभी 2700 रुपया EMI पे मिल जाता है आजकल, मालूम है? 2700 रुपया, 2700 रुपीज़ दोगे ना मंथली, 24 महीना के लिए आईफोन आ जाएगा। 2700 विद इंटरेस्ट, ब्याज में इंक्लूडेड, 2700 इंक्लूडेड है। कोई बिग डील नहीं है, सच बोल रहे हैं हम। आपको बोल रहे हैं मैं क्यों नहीं लेता हूं, पता है? मैं 1.5 लाख का फोन जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेरे को बोलेंगे ना कि भैया आप क्यों नहीं ले रहे, मेरा सिंपल सा आंसर है, वो मेरे को 1.5 लाख का मजा देगा ही नहीं। मेरा काम क्या है जानते हैं? फोन उठाना है, बात करना है, फोन काटना है, व्हाट्सएप में बच्चा को भेजना है, और कभी कभी अपना बेटी और मेरा अपना फोटो वोटो लेना है, बस। और वो OnePlus का गजब का फोन काम कर देता है। वो आईफोन का आप झगड़ा करेंगे कैमरा क्वालिटी अच्छा है या 1.5 लाख का नहीं है भाई, मेरे पास 1.5 लाख का अलग से ही कैमरा है। तो अगर हमको कैमरा चाहिए होता तो हम कैमरा लेते, फोन नहीं लेते, DSLR ले लेंगे। इट्स नॉट दैट इट्स अ बैड फोन, बट थिंक अबाउट इट, अ पर्सन हु नीड्स इट। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो ना वीडियो एडिटिंग करता है, कोई एप्पल का ही सॉफ्टवेयर है, उसी में हो जाता है, और कोई ये अडोबे प्रीमियम कुछ नहीं चाहिए, उसी में हो जाता है। वो एक फीचर दिखाया, हम शॉक्ड हो गए। वीडियो के अंदर बोर्ड पे कुछ लिखा है ना, आईफोन पे आप सर्च करेंगे, वीडियो में सर्च करके देगा कहां लिखा हुआ है। ये सब फीचर नहीं है एंड्रॉयड में, कोई भी एंड्रॉयड में। मैं बोल रहा हूं अगर तो आप ये सारा फीचर का मजा उठाना जानते हैं तो आप 1.5 लाख क्या 2 लाख दो। लेकिन अगर आपको फोन उठाना है, फोन रखना है, मतलब कितना सैड बात था, हम एक बच्चा को बोले मेरा फोन ऑफ हो गया है, आईफोन लेटेस्ट मॉडल, तब 10 लेटेस्ट मॉडल था शायद, हम बोले एक फ़ोन करना है, बोलता भैया बैलेंस नहीं है। बोले आईफोन लिया है, बैलेंस नहीं है, ये क्यों लिया है तुम फोन? थोड़ा सस्ता लेके बैलेंस भरवा लेता ज़्यादा। जो काम के लिए लिया है वो तो करे। लाख का फोन लिए, फोन नहीं हो रहा है। अबे 90 का ले ले, 80 का लेके 20,000 का रिचार्ज करा ले, चलेगा तो। जिस लिए खरीदे हो वो तो काम आए। तो श्रेयांशी ये डिसीजन आज हम लोग लेंगे कि आपको भैया ट्यूशन कब छोड़ना है, पर उससे पहले आपको एक लॉ के बारे में सीखना है। पंखा बंद कर दें, उठना होगा, तकलीफ होगा। तो आपको मैं बता रहा था ना, कार्डिनल अप्रोच को आज भी इज्जत मिलता है इसके लिए।